नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय हैं जिन पे हम लोग आज बात करेंगे। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ को, जो हमें समुद्रयान परियोजना के बारे में बता रही है। चर्चाओं में क्यों है, तो पता लग रहा है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया है। किन्होंने दिया है? किरण रिजिजू ने एक स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि वर्ष 2026 तक हम समुद्रयान परियोजना को पूरा कर लेंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो इससे संबंधित सही बातों को जानते हैं और चर्चा करते हैं। तो हमें पता लग रहा है कि समुद्रयान परियोजना क्या है, तो बता रहे हैं कि यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है। तो यहाँ पे आप समझिए क्या कह रहे हैं, महासागर मिशन यानी कि समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। लेकिन नया क्या है, समुद्र की गहराइयों को तो अमूमन हम वर्षों से तलाश रहे हैं और नई नई खोजें कर रहे हैं, लेकिन ये खास इस मायने में है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत समुद्र की गहराई में इंसानों को भेजेगा। बता रहे हैं कि 3 इंसान उतरेंगे समुद्र की गहराई में और बता रहे हैं कि इसके यहाँ पे ये 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचेंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, जिस तरफ यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी सारी तैयारियां चल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं और जो भी प्रयोग करने हैं वो सभी किए जा रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने वर्ष 2026 तक का समय बताया है हम लोग को। बात क्लियर है? तो कह रहे हैं कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक सबमरीन तैयार की गई है, एक व्हीकल तैयार किया गया है। व्हीकल क्या है, इसको मत्स्य नाम दिया गया है। यह एक जलमग्न वाहन है, इसको डीप सबमर्जेंस व्हीकल के रूप में जाना जाता है। तो इसको मत्स्य नाम देते हुए ऐड किया गया है इसके आगे 6000, यानी कि यह मत्स्य 6000 अब इन तीनों लोगों को समुद्र की गहराइयों में लेकर के जाएगा और हमारे लिए नए नए राज पता करके लाएगा। तो थोड़ी सी बातें ज़रूरी हैं कि हम लोग मत्स्य 6000 के बारे में जान लें। तो पता लग रहा है कि इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और मानव युक्त सैन्य पनडुब्बी है। ये बात क्लियर है। यहाँ हमें यह भी पता लग रहा है कि इसको बनवाया किसके द्वारा गया है, तो कह रहे हैं कि चेन्नई में एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT। तो इसने ही इसको डिज़ाइन किया है और इसने ही इसको डेवलप किया है और अब आगे के सभी कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है और अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे सरकार के इसके पीछे, तभी तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही इस परियोजना को बढ़ाया जा रहा है। कह रहे हैं कि समुद्र की गहराइयों में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और मैग्निक नोड्यूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। बताते हैं कि समुद्र की गहराई में यह लगभग 1000 से 5500 मीटर की गहराई में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी हम लोग के पास जो भी उपकरण है वह सभी उपकरण समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक ही जा पाते हैं। इसके बाद प्रेशर और अन्य कंडीशंस के बदल जाने की वजह से और अधिक नीचे नहीं जा पाते और यदि इनको ले जाने का प्रयास किया जाएगा तो यह ऑब्वियसली बूम कर जाएंगे वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि अब थोड़ा अच्छी तैयारी की जाए जिस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच जाए। हमारी सरकार चाहती है कि जो भी यहाँ पे तत्व हैं, पदार्थ हैं, जैसे कि गैस हाइड्रेट्स हैं, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स है, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड है और कोबाल्ट क्रस्ट है, आदि आदि जो भी संसाधन पाए जा रहे हैं इन सभी पर रिसर्च हो और हम लोग अलग अलग सोर्सेज यहाँ से प्राप्त कर सकें। बात क्लियर है? साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इसको जल्द ही क्रियान्वित किया जाएगा और सभी चीज़ों को पा लिया जाएगा। बता रहे हैं इससे संबंधित अन्य बातों में कि यह जो व्हीकल तैयार किया गया है, यह व्हीकल अपने आप में खास है। पहली बात तो यही पता लग रही है कि यहाँ 6000 मीटर तक जाएगा, जो कि अपने आप में एक विशेष गहराई है और इसकी खास ये कौशल है और विशेषता है। लेकिन हमें पता लग रहा है कि अगर जनरल कंडीशन में देखा जाए तो यह 12 घंटे तक समुद्र की गहराइयों में रह सकता है। यानी कि अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो जनरली जो हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग सोचेंगे कि सिर्फ 12 घंटे ही लोग नीचे रहें, उसके बाद वो ऊपर आ जाएंगे इससे कम समय में। लेकिन बाई चांस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, बाई चांस, तो ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि जिस व्हीकल को तैयार किया गया है इसकी एफिशिएंसी 96 आवर तक की भी है। इतने घंटे तक यह जल में रह सकता है, वहाँ तैर सकता है और जितने भी लोग इसमें रहेंगे वह सब भी पूरी तरह से सेफ रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम डीप ओशन मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसको भारत सरकार ने वर्ष 2021 में शुरू किया था। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की चाहत है कि समुद्र की गहराइयों में जाना है और अलग अलग चीज़ों की खोज करके लानी है। एक बड़ा अमाउंट इसके ऊपर भारत सरकार खर्च भी कर रही है। बात क्लियर है? तो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, यह सभी बातें मैंने आप लोग को बता दी है। बाकी आपको कैसा लग रहा है इस मिशन के बारे में, इस परियोजना के बारे में जानकर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ को, जो हमें बता रही है
इबेरियन वुल्फ या फिर आइबेरियन वुल्फ के बारे में। तो एक भेड़िए की बात हम लोग को करनी है। थोड़ा न्यूज़ चर्चाओं में आई है, एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट है? तो बता रहे हैं कि स्पेन की जो क्षेत्रीय सरकार है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए उसने यह बताया कि भाई इबेरिया के सुदूर दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसको अंडालुसिया क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्ष 2020 के बाद जो इबेरियन वुल्फ है इसकी बिल्कुल पूरी तरह से संख्या समाप्त हो गई है, यानी कि अब यहाँ पर एक भी वुल्फ नहीं पाया जा रहा है जिसको इबेरियन वुल्फ कहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हम लोग लगातार देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वन्य जीवों के जो आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं, उनको वो क्लाइमेट कंडीशंस नहीं मिल रही हैं जो उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर उनकी हैबिटेट्स नष्ट हो जाएंगे तो वह या तो उस क्षेत्र से पलायन करेंगे या फिर उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो वह मर जाएंगे। बात क्लियर है? तो इसीलिए यह विलुप्त हो गए हैं, यह रिपोर्ट में बताया गया। तो इससे संबंधित कुछ बातों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी जनरली हमने देखा है कि एनवायरमेंट्स पे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि यह ग्रे वुल्फ की एक उपप्रजाति है जो एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में अलग अलग जगहों पर जनरली पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? ग्रे वुल्फ हम लोगों ने देखा है, लेकिन इसकी जो ये प्रजाति है इसकी जो अधिक संख्या है वो बताते हैं कि पश्चिमी यूरोप में है, हालांकि बताते हैं कि अफ्रीका में भी यह पाई जाती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो ये जीव होते हैं, वन्य जीव, क्लाइमेट कंडीशंस के अनुरूप ही अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार की इनकी बनावट, इनका शरीर होता है, उसी प्रकार के वातावरण में यह रहना पसंद करते हैं। हमें बता रहे हैं कि यह जो इबेरियन वुल्फ है इसकी एक बड़ी संख्या पाई जाती है, और यह मूल प्रजाति है कहाँ की? इबेरियन प्रायद्वीप की। अब आप लोग को यहाँ पर एक नया प्रश्न देखने को मिल रहा है कि दरअसल ये जो क्षेत्र है इबेरियन प्रायद्वीप, ये है कहाँ पे और यह किधर होता है? तो बता देते हैं आपको कि पश्चिमी यूरोप में, जहां हम लोग देखते हैं कि स्पेन और पोर्तुगल है, तो इस वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह इबेरियन प्रायद्वीप है। बात क्लियर है? तो इसी पूरे के पूरे लैंड को यह नाम दिया गया है जहां पर यह दोनों देश शामिल है, और इसी जगह पर यह वुल्फ भी पाया जाता है, और यह यहाँ की मूल प्रजाति है, इसीलिए इसको इबेरियन वुल्फ कहते हैं। जनरली हम लोग यही तो देखते हैं ना कि कोई प्रजाति किसी विशेष क्षेत्र में यदि पाई जाती है तो हम उसको उसी क्षेत्र के नाम से जान लेते हैं, जैसे कि हिमालयन बियर। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर खास प्रजाति जैसे कि कश्मीरी डियर, ठीक, तो ऐसे ऐसे नाम हम लोग जनरली अलग अलग जीवों को दे देते हैं जो उसकी स्थानीयता को प्रदर्शित करता है। इतनी बात आप लोग को क्लियर है? तो हमें पता लग रहा है कि यह जो प्रजाति है इबेरियन वुल्फ की, ये सभी क्षेत्रों में पाई जाती थी, इस पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में। बता रहे हैं कि चाहे आपकी आर्द्रभूमि हो, झाड़ियाँ हो, मैदान हो, चरगाह हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी जगह पर यह वुल्फ देखा जाता था। लेकिन ऐसा अब हमें पता लग गया है कि वर्ष 2020 में ऐसा हुआ है कि पहले तो ये सब जगह देखा जाता था, लेकिन 2020 में बिल्कुल लुप्त हो गया और अब कहीं भी यह उपलब्ध या उपस्थित नहीं है। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह जो जीव है यह जनरली छोटे झुंडों में रहता है। इसको लीड करने का कार्य एक मेल के द्वारा किया जाता है, जिसको जनरली अल्फा नर कहा जाता है। साइंस की भाषा में कहते हैं कि जो अल्फा नर होता है यह एक प्रकार से अपने परिवार को ही लीड कर रहा होता है। इसमें एक मादा भी रहेगी जो वुल्फ रहेगी, और साथ साथ बताते हैं कि यह अपने बच्चों को लेकर चलते हैं और अपने लिए सेफ जगह की खोज करते हैं। जनरली बच्चे शिकार में एक्टिव नहीं होते, तो महिला बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सेफ क्षेत्र में रहती है, लेकिन जो अल्फा नर होता है यह बाहर निकल कर शिकार करता है और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। ठीक, जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि कौन किस ग्रुप को लीड कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आयोग पूछ ले उस स्थिति में। बात क्लियर है? हमें पता लग रहा है कि IUCN में भी इसको नोट डाउन किया गया है, और बता रहे हैं कि सुभेद श्रेणी में IUCN ने इसको शामिल किया है। सुभेद श्रेणी मतलब एंडेंजर्ड मानता है IUCN इसे। ओके, तो यह महत्वपूर्ण न्यूज़ थी और ज़रूरी था कि आप जानें इसके बारे में, इसलिए सभी बातें आपके साथ कर ली गई है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है कुरिल द्वीप समूह के बारे में। तो हम लोग लगातार एक लंबे समय से देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का बैटल चल रहा है, इन्वेजन किया था रशिया ने इसके ऊपर। उसके बाद से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो टर्मोइल से जूझ रहा है, सब उथल पुथल हो गया है, कुछ भी अब व्यवस्थित नहीं है। कभी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है, कभी उर्वरक संकट उत्पन्न हो जा रहा है, कभी आपस में ही लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, और पश्चिमी विश्व जहाँ एक तरफ देख रहे हैं यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, वहीं रशिया भी प्रॉपर डटा हुआ है। तो इसी बीच यह खबरों में आ गया है कि जिस प्रकार रूस का ध्यान पूरी तरह से अभी यूक्रेन की तरफ लगा हुआ है, तो कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जापान कुरिल द्वीप को वापस ले ले। बताते हैं जो कुरिल द्वीप है यह है
शुरुआत से ही जापान और रशिया के बीच विवाद का विषय बना रहा है और जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है तब से यह द्वीप समूह पूरा का पूरा रशिया के कंट्रोल में है। बट कहीं ना कहीं जापान इसको अपना क्षेत्र मानता है और का प्रयास करता है, बातचीत करता है कि यह उसको वापस मिल जाए, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ। तो इसी वजह से अब चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तो यह नाम हमें सुनने को मिल रहा है और ज़रूरी हो गया कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़े जाने समझे। तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि यह जो द्वीप समूह है यह 4 द्वीपों का एक ग्रुप है। यहाँ बताते हैं कि यह द्वीप कहाँ पर है, तो बताते हैं ये द्वीप समूह जापान के उत्तरी क्षेत्र जो होकाइडो है उसके भी उत्तर में है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ओखोत्सी होती है। तो ओखोत्सी वाले एरिया में यह पूरे के पूरे आइसलैंड जो है यह मौजूद है। हालांकि वहाँ प्रशांत महासागर भी है। ठीक है, तो ओखोत्सी और प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में यह पाया जाता है। जनरली लोकेशंस पूछ रहा है आजकल आयोग, तो ऐसी स्थिति में आपको इसके बारे में भी जानकारी रहनी ही चाहिए। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि जापान इस क्षेत्र की उत्तरी क्षेत्र, जबकि रशिया इसको कुरिल द्वीप समूह के रूप में पुष्टि करता है। यानी कि अगर जापान इसकी बात करेगा तो कहेगा कि यह हमारा उत्तरी क्षेत्र है, लेकिन रशिया बात करेगा तो कहेगा यह कुरिल आइसलैंड ग्रुप है। क्लियर है बात? कह रहे हैं कि दोनों ही देश अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रशिया ही सारा मामला संभाल रहा है। इसके संबंध में बात क्लियर है। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि यह जो पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ दिखाया गया है यह कुरिल आइलैंड का है। जैसे कि होकाइडो यहाँ है तो ये जापान का क्षेत्र है, लेकिन अब इसके बाद ये जो आइसलैंड शुरू हो जा रहे हैं ये कुरिल आइसलैंड है। यहाँ पर ओखोत्सी भी है और पैसिफिक सी भी है। हालांकि यह अपने आप में एक भू राजनीतिक क्षेत्र बन गया है, क्योंकि लगातार सभी लोग चाहते हैं कि पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज जो हैं उन पे कंट्रोल किया जाए ताकि इस पूरे एरिया में अपना एक हेगेमनी स्थापित हो सके। लेकिन कोशिश सभी कर रहे हैं, तो इस वजह से किसी एक को यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि रशिया का और जापान का इस संबंध में एक लंबा विवाद रहा है और लंबा इतिहास भी रहा है। बताते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रीटीज़ हुई और कभी ऐसा हुआ कि इसका अधिग्रहण जापान के पास रहा, तो कभी ऐसा हुआ कि इसका अधिग्रहण रशिया के पास चला गया। जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 1855 में ट्रीटी ऑफ शिमोगा हुई। यहाँ बोला गया कि जो साउदर्न कुरिल है जापान के पास रहेगा और इसके बाकी आइलैंड जो है ये रशिया के पास रहेंगे। लेकिन 1875 में कंडीशन बदल गई और बताते हैं कि जब सेंट पीटर्सबर्ग की संधि की गई तो उसमें और सारे के सारे कुरिल आइसलैंड जो है वो जापान को मिल गए, लेकिन इसको एक्सचेंज किया गया था शैकलिन के माध्यम से। यानी कि शैकलिन पे जो पूरा का पूरा अधिकार था ये रशिया का हो गया। तो एक तरह से इन लोगों ने एक्सचेंज ऑफर किया था, लेकिन बाद में 1905 में मामला बदल गया। जापान और रशिया का युद्ध हुआ, जिसके बाद कुरिल आइसलैंड ग्रुप्स के ऊपर और साथ साथ शैकेल के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रशिया का हो गया। हालांकि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो ऐसी स्थिति में यह पूरा आइलैंड ग्रुप जो है यह रशिया के पास ही चला गया था। तो कई बार ऐसा हुआ कि इधर उधर ये हुआ, लेकिन अब लंबे समय से रशिया के पास है, बट जापान प्रयासरत है कि ये इसको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ना, कच्चा तीर युद्ध मैंने पढ़ाया था, भारत और श्रीलंका के बीच विवादों में रहता है, बातचीत होती है, ठीक उसी प्रकार से यह रशिया और जापान के बीच में है। ठीक है, तो यह सभी बातें उन्हीं ट्रीटीज की है जो मैंने आप लोग को बता दी है। हालांकि ये भी बताते हैं कि 1951 में जापान ने यह मान लिया था कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि यह आइलैंड ग्रुप रूसी संप्रभुता के अधीन है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास है, बातचीत चल रही है, डेलीगेशंस भेज रहे हैं कि चीज़ें सुधर जाए और वापस से जापान को मिल जाए। छोटा सा देश, आइलैंड की तो कंट्री है ना जापान भी, उसके बावजूद उसके इस क्षेत्र को रशिया के द्वारा कब्जा लिया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ऐसी स्थिति में मामला थोड़ा सा बदल जाता है। तो बताते हैं कि 1951 में सैन फ्रांसिस्को संधि की गई थी। तो इसका जो अनुच्छेद 2 है उसमें बताया गया है कि जापान मानता है कि उसने अब अपने सभी दावे इसके ऊपर से त्याग दिए हैं और रशिया को उसे सौंप दिया है। ऑल गुड। तो यह सभी महत्वपूर्ण बातें कुरिल आइसलैंड ग्रुप से संबंधित थी। क्या विवाद है, क्या इतिहास है, क्या इसकी लोकेशन है, सभी मैंने आपको बता दिया है। तो अब ज़रूरी है ना कि हम लोग आगे बढ़ते हुए देखें हमारी अगली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है LK-99 सुपर कंडक्टर के बारे में। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नई रिसर्च हुई है। कहाँ हुई है तो बताते हैं कि कोरिया के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने एक रिसर्च की है और बताया है कि उन्होंने एक ऐसा उत्पाद डेवलप किया है, एक ऐसा पदार्थ बनाया है जिसको LK-99 नाम दिया है। खास क्यों है अपने आप में, तो बता रहे हैं कि यह LK-99 हमें सुपर कंडक्टर डेवलप करने में बहुत अधिक मदद कर सकता है। अब हम लोग जनरली कंडक्टर पढ़ते हैं साइंस में, साथ साथ सेमी कंडक्टर पे चर्चाओं में बहुत है, बट अब ऐसी बीच हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुपर कंडक्टर चर्चाओं में आ गया है, LK-99 चर्चाओं में आ गया है। तो दोनों ही हमारे लिए प्रश्न दिखा रहे हैं अलग अलग, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है।
तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बातें सुपर कंडक्टर के बारे में। तो सुपर मतलब विशेष है अपने आप में। तो जनरली हमें पता होता है कि भाई ऊर्जा की क्षति के बिना यह एयर उसको इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा। बात क्लियर है? तो क्या होता है, जनरली हम लोग अलग अलग कंडक्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि कंडक्टर माना जाता है तांबा और एल्यूमिनियम को। हम लोग देखते हैं कि वायर्स में इनको यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इनका जो गुण है, इनका गुण इस प्रकार का है कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का क्षय होता है। यानी कि आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी इसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। और जितना ज़्यादा ये लंबा वायर होगा, बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ये सोक कर लेता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ऊर्जा का बहुत अधिक क्षय होता है, नुकसान होता है। तो इसी कंडीशन से बचने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए अलग अलग रिसर्च हो रही है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम सुपर कंडक्टर यूज़ करेंगे ना, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर छोटी रिलीज करते हैं, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी इसके एंड पॉइंट तक पहुंचेगा। यानी बीच में कहीं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि हम लोग अभी फिलहाल सेमीकंडक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, चर्चाओं में रहता है, बट छोटी जगहों पर, छोटी चीज़ों में। जैसे कि हम बताते हैं कि स्मार्टफोन्स वगैरह में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी जो कंडीशन होती है यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें भी ऊर्जा का कम क्षय होता है। बट अच्छी चीज़ों में, क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह में इसको यूज़ नहीं कर सकते हम लोग अभी, ठीक है। इस जगह पर हम लोग के लिए सुपर कंडक्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत अधिक अलग अलग संभावनाओं को, नई नई संभावनाओं को दिखाएगा। हालांकि अभी सभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुए, बस जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं यही हम लोगों के लिए खास हो गए हैं और न्यूज़ लेकर के आ गए हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है LK99 के बारे में। तो दरअसल ये है क्या, आप लोग भी अच्छे से जान लीजिए। तो कुछ खास नहीं, दरअसल रिसर्च जो हुई थी वो सीसा, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फेट, यह 4 पदार्थ हैं। इन चारों के चारों पदार्थों को मिक्स कर दिया। इसको मिक्स किया, हाई टेम्परेचर पे ले गए, जिसके बाद जो बना उसके लिए अब दावा किया जा रहा है कि भाई वो हमें मदद करेगा सुपर कंडक्टर्स डेवलप करने में। क्लियर है बात? यानी कि यह जो सारे के सारे पदार्थ हैं, चाहे हम सीसा की बात करें, ऑक्सीजन की, सल्फर की या फॉस्फेट की, इन्होंने मिलकर के कुछ ऐसा बना दिया कि इसमें अब विद्युत का क्षय नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। हमें पता लग रहा है कि बहुत अधिक तापमान पर गर्म करने के बाद यह गहरे भूरे रंग का ठोस पदार्थ बन जाता है। हालांकि इसमें एक खास क्षमता यह है कि यह कमरे के ताप के अनुरूप और दाब के अनुरूप ही कार्य करता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं वो हीट कर जाते हैं और कमरे के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं डलते। बट बता रहा है कि ये हम सुपर कंडक्टर के लिए जो यूज़ कर रहे हैं LK99 को, इसमें ताप और दाब के अनुरूप ही है कार्य करेगा। बात क्लियर है? तो ऊर्जा का क्षय इसमें शून्य है, इसीलिए ये अपने आप में बहुत अधिक खास है। बात क्लियर है? यहाँ पर हमें पता लग रहा है कुछ खास लाभ, यानी कि अगर यह प्रोडक्ट सक्सेसफुली वर्क करता है तो ऐसी स्थिति में आगे क्या लाभ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बता रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में हम लोग को आसानी हो जाएगी, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि बिजली ग्रिडों को अधिक विद्युत की सप्लाई यहाँ से हो पाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि इतनी अच्छी सप्लाई के कारण हमारे जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते जनरली या अधिक यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बता रहे हैं कि जो ऊर्जा भंडारण उपकरण, यानी कि जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं उन्हीं के बारे में, और फ्यूज़न रिएक्टरों के बारे में, उनकी अब लागत भी कम हो जाएगी। यानी कि जो हम यूज़ करते हुए ज़्यादा बिजली का बिल देना पड़ता है ना, वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूज़ होगी जितनी हमारे मीटर में आएगी। ठीक है, तो यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है, नई रिसर्च है, विद्युत की खपत वाले उपकरणों में ऊर्जा के लिए यह अधिक दक्ष है। तो अधिक लाभ यहाँ पर हम लोग को होने वाला है हर तरह से। तो इसी मामले में जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, जो नया पदार्थ डेवलप किया है LK99, और इससे हम जो सुपर कंडक्टर डेवलप कर रहे हैं और बाकी सब काम हो रहे हैं, सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है ONGC विदेश के बारे में। ठीक, तो न्यूज़ चर्चाओं में क्यों है, तो बता रहे हैं कि भाई हमारे मंत्रालय ने, किसने, वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड जो कंपनी है, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। और अब भारत में कुल नवरत्न कंपनियां 14 हो गई हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर अनेक प्रश्न हैं। पहली बात तो यह है कि भाई ONGC विदेश क्या है, साथ साथ नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, और
अब संख्या किस प्रकार से इसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर जाननी रहेगी। तो चलिए समझते हैं इससे संबंधित अन्य बातों में हमारे लिए क्या क्या खास छुपा हुआ है। तो हमें यहाँ पता लग रहा है कुछ बातें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के बारे में। यहाँ हमें पता लग रहा है कि ओएनजीसी विदेश की स्थापना 1965 में की गई थी। यह किस क्षेत्र में काम करती है, तो हम बताते हैं कि यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। बात क्लियर है। बताते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो नियंत्रण है ये ओएनजीसी के तहत है। ठीक है, ओएनजीसी का मतलब क्या होता है? ओएनजीसी का मतलब होता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो यह पूरा का पूरा संचालन उसी के अधीन करती है। हालांकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसका संचालन विदेशों में होता है, यानी कि यह अपने काम दूसरे देशों में करती है और वहाँ पर ऑयल के क्षेत्र में और साथ साथ पेट्रोलियम के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में कार्य करती है और नया नया अधिक अधिक उत्पादन करने का कार्य यह करती है। बात क्लियर है सभी को? तो इस मामले में यह कंपनी बहुत खास है, भारत की पहली कंपनी, और काम कहाँ करती है? विदेशों में। बात क्लियर है। हमें पता लग रहा है कि इसका जो मुख्य कार्य वह क्या है? तेल और गैस के ऊपर अन्वेषण करना, उसके विकास के लिए कार्य करना और कोशिश करना कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। ठीक है, तो यही सभी बातें हमें यहाँ पता लग रही है ओएनजीसी विदेश के बारे में। लेकिन कुछ और बातें भी हम लोग को जाननी है यहाँ, जैसे कि हमें पता लग रहा है कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न क्या है। तो अभी हमें पता लगा है कि ओएनजीसी विदेश जो है इसको कौन सा दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो यह क्यों मिल रहा है, कैसे मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है, जरा एक बार इससे संबंधित बातों को समझते हैं। तो फिलहाल हमें पता लग रहा है कि भारत में जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होते हैं उनको जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो उसको महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है, दूसरी कैटेगरी नवरत्न है और तीसरी कैटेगरी होती है मिनी रत्न। अगर हम मिनी रत्न में समझे तो यहाँ पर 2 श्रेणियाँ होती हैं, ए बी कहते हैं इनको, या फिर 1 और 2। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है मिनी रत्न को 2 श्रेणियों में। तब ये समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले कोई कंपनी यदि इस लिस्ट में शामिल होती है और भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनती है तो पहले उसको मिनी रत्न की कैटेगरी 2 में शामिल होना पड़ता है। जब वो और अधिक टर्नओवर बढ़ा लेती है और अच्छा काम करती है तो उसको कैटेगरी 1 में शामिल कर देते हैं। जब ये यहाँ से स्थिति को सुधारती है तो यहाँ से इसको अब अपग्रेड करके नवरत्न की श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है इनके प्रॉफिट के ऊपर कि कितना इन्होंने प्रॉफिट लिया मार्केट से और इनकी नेटवर्थ अब कितनी हो गई है। ठीक, जैसे कि भी पता लग रहा है महारत्न 13 कंपनीज है, नवरत्न 14 कंपनीज है और मिनी रत्न की दोनों श्रेणियों में 74 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, तो जब कंपनी यहाँ से सुधरती रहती है, नए नए मानदंडों को प्राप्त करती है, तो ऐसी स्थिति में पहले सेकंड से फर्स्ट में जाती है, फिर फर्स्ट से अपग्रेड होकर के यह नवरत्न में आ जाती है, जिस प्रकार से ओएनजीसी विदेश आ गई है। लेकिन अब ओएनजीसी विदेश अगर यहाँ आ गई है और वो चाहे कि इसको महारत्न बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं और उन कैटेगरीज को डिवाइड करते हुए टोटल 100 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो बताते हैं कि यदि कोई कंपनी उन 100 पॉइंट्स में से 60 पॉइंट्स को गेन करती है तो ऐसी स्थिति में उसको फिर महारत्न कंपनी का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, अब महारत्न कंपनी कौन है और वह क्या काम करती है जिसकी वजह से उसे इस श्रेणी में शामिल किया जाता है, और ये 13 की 13 जो कंपनियां यहाँ पर हैं वह क्या क्या टर्नओवर उठा रही हैं, क्या वह उनका लाभ है। तो हर एक पे जरा एक बार नज़र डालते हैं कि महारत्न की क्या खास बात है। तो पता लग रहा है कि यदि महारत्न कंपनी बनना है तो ज़रूरी है पहले आपके पास नवरत्न का दर्जा हो, साथ साथ पिछले 3 वर्षों में आपने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई हो। कैसी कैसी? औसत वार्षिक लाभ आपका 5,000 करोड़ से रुपये से ज़्यादा हो, साथ साथ औसत वार्षिक नेटवर्क आपकी 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो और औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर इस प्रकार आप इसे पूरा करेंगे तो ही आप इस कैटेगरी में रह सकते हैं, साथ साथ महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन आपका हो रहा हो। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर यदि आप करेंगे तो नहीं हो सकता। साथ साथ बता रहे हैं कि यह सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हो तो ही उसे महारत्न श्रेणी में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। ठीक, तो ये ज़रूरी बात किसकी थी? महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया जाता है। ठीक है, तो यह सभी बातें जान लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है जी रोहिणी कमीशन के बारे में। ठीक है, तो क्या है यह कमीशन, क्यों बनाया गया था, थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत अधिक चर्चाओं में है। क्योंकि जी रोहिणी आयोग ने ओबीसी की सब कैटेगरी से संबंधित जो रिपोर्ट तैयार करी है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी है।
बताते हैं कि यह कमीशन जो है यह वर्ष 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी को बनाना था। जनरली ऐसे दावे किए जा रहे हैं, बातें बताई जा रही हैं कि ओबीसी कैटेगरी में जितने लोगों को, समुदायों को शामिल किया गया है, उसका पूरा का पूरा लाभ जो है वो मात्र और मात्र 8 से 10% कैटेगरीज के पास ही जा रहा है। बाकी जो 90% समुदाय उसमें शामिल है वो पूरे के पूरे लाभ से परिचित ही नहीं है, वो बहुत दूर है। तो वह सभी बातों को जानते हुए बोला गया कि ठीक है, कमीशन बनाते हैं जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे सब कैटेगरीज में और उन तक भी सारा का सारा जो भी लाभ हो सकता है वो पहुंचाएंगे। पता लग रहा है कि जी रोहिणी कौन है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय में यह मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, तो इनको ही दायित्व दिया गया था वर्ष 2017 में इस आयोग का, और बोला था कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। हालांकि यह बोला गया था कि आपको 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है। ठीक है, कितने समय में? 12 सप्ताह में रिपोर्ट देनी थी और डेट यह थी कि 3 जनवरी 2018 तक आप रिपोर्ट सौंप दें। लेकिन खास बात यह है कि इस आयोग का कार्यकाल 13 बार बढ़ाया गया, यानी कि एक लंबा समय इस आयोग ने लिया। वर्ष 2017 में बनाया गया और आज समय हो गया है 2023, अब जाके इसने रिपोर्ट दी है। तो इस दौरान इसका कार्यकाल 13 बार बढ़ा था, जब इसके सारे कार्य पूरे हुए हैं। तो हमें पता लग रहा है कि बनाया गया इसलिए क्योंकि ओबीसी के अंदर जो भी कैटेगरीज है उसमें सब कैटेगरीज को बनाना है। बताते हैं कि लगभग 2500 कैटेगरी अभी ओबीसी में है जो सेंट्रल लिस्ट में है। ठीक है, तो कुछ ही समुदायों को लाभ मिल रहा है, अन्यों तक नहीं पहुंच रहा, और वे अन्य समुदाय जो है ना तो भारत सरकार के अधीन सरकारी नौकरी कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें अन्य कोई भी लाभ मिल पा रहा है, ना ही वह उनके शैक्षणिक संस्थानों तक जा पा रहे हैं। तो इसी स्थिति में सरकार ने सोचा कि अब यह कार्य जरूरी है और जो भी निर्णय आयोग लेगा उसकी सिफारिशों के आधार पर हम आगे के फैसले लेंगे। ठीक, तो अभी रिपोर्ट आ गई है, हालांकि सार्वजनिक नहीं हुई है इसकी सभी बातें, तो जैसे ही सार्वजनिक होगी हम फिर एक बार दोबारा चर्चा करेंगे और संबंधित बातें जो भी रहेंगी वह आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी आपके साथ कर ली गई है, सभी न्यूज़ डिस्कस हो गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई बातों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।